हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग आवर्धन सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। यानी आवर्धन सूत्र हमारा कितना होगा, तो m बराबर माइनस भी बाई यू, या हम लोग ऐसे ही पढ़े होंगे कि m बराबर h डैश बटा में h। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस फॉर्मूला को भी सिद्ध कर सकते हैं या उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो कहीं ना कहीं आपस में सेम होते हैं। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि भाई आवर्धन सूत्र m बराबर माइनस भी बाई यू कैसे आ गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र का निर्माण करेंगे। इसके लिए सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, क्योंकि कभी भी फिजिक्स का फॉर्मूला हम सिद्ध करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका महत्व होता है चित्र का। और एक चित्र को जब हम समझ जाते हैं तो फॉर्मूला को लाने में कोई तकलीफ तो होता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। और रहा बात यह कि यह आवर्धन सूत्र या तो उत्तल दर्पण में सिद्ध किया जा सकता है या तो अवतल दर्पण में किया जा सकता है। तो हम जो सिद्ध करने वाले हैं वो करेंगे अवतल दर्पण में। और यहाँ पर माइनस चिन्ह जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये भी अवतल दर्पण का एक संकेत कर रहा है। तो आइए हम लोग अवतल दर्पण में ही सिद्ध कर लेते हैं। तो कौन सा फिगर हम बनाएं, आप लोग अगर अपना मतलब हम बता दें कि अगर आप लोग मेरे पिछले लेक्चर को देखे होंगे, वहीं जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न जगहों पर एक वस्तु को रखकर इमेज बना रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम क्या किए थे कि एक VVI चित्र को बनाए और बोले भी थे कि इसका कहीं ना कहीं आगे चल के प्रयोग होगा। यानी यूं कहें तो जो दर्पण सूत्र वाला फिगर था ना, जिस फिगर पर दर्पण सूत्र को सिद्ध किए थे वही फिगर यहाँ काम आएगा। और उसी फिगर को देखकर कुछ उसमें परिवर्तन करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। तो चलिए उस फिगर को निर्माण किया जाए। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप मस्त तरीका से देख लेंगे वहां से। तो आइए फिगर स्टार्ट करते हैं कि पहले फिगर बनेगा कैसे। तो इसको मिटा दिया जाए। तो बोलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, आवर्धन सूत्र, यानी अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो कितना होता है भाई बताइए, आवर्धन फॉर्मूला कितना होता है। तो ये होता है m बराबर माइनस भी बाई यू। आवर्धन के बारे में आपको टोटल जानकारी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, उसमें आप देख लेंगे। आवर्धन को एकदम अच्छे ढंग से पेश किया गया है। शायद हमको लग रहा है कि लेक्चर ये 13 शायद है, उसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा ना। तो पहले हम लोग फिगर अपना बना लें। तो ये रहा हमारा फिगर बनाने का साधन। तो कौन सा दर्पण बनाएंगे भाई, नाम बताना चाहेंगे। तो वहीं जी अवतल दर्पण आप लोगों ने जो पीछे बनाए भी है। तो एक अवतल दर्पण हमारा पेंटिंग डेंटिंग कहाँ करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे। ये हमारा पेंटिंग, ठीक। और इसका नाम दे दीजिए m डैश, माना मानी भी अगर करना होगा तो हम मान लेंगे। और इसके बाद का जो काम है ये इसका मुख्य अक्ष का निर्माण कर लिया जाए। मुख्य अक्ष ऐसे कर दें मस्त तरीका से, हो गया। और इसके जो विभिन्न पद आएंगे उसको रख लिया जाए। तो एक हमारा पद में ध्रुव होता है, यहाँ पर कुछ दूरी में मान लीजिए मुख्य फोकस, और यहाँ पर सेंटर। और इधर तो हमारा क्या होता है, अनडिफिनिट, अनंत होता है। तो इसमें हम लोग जो फिगर बनाए थे वस्तु को रखा गया था कहाँ, अनंत और केंद्र के बीच रखा गया। तो चलिए वस्तु को जब यहाँ रखा गया, मान लीजिए ये अनंत और केंद्र के क्या है, बीच है। ये वस्तु रहा है। और वस्तु का अगर नाम देना चाहेंगे तो हम लिख देंगे क्या, ए और बी, ठीक। अब इस वस्तु का इमेज कैसे बनेगा, तो आप सभी लोगों को इमेज बनाने का नियम बता चुके हैं कि एक किरण कैसे लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर पार लिया जाए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई
और जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कोई जाती हैं तो कैसे गुजरेंगी? फोकस से गुजरेंगी। ये हमारा इस मार्कर को यहाँ रख दो। देखिए, तो फोकस से गुजरने का मतलब यही है, ऐसे अपना जा रहा है। एरो का साइन दिखा दीजिए ताकि पता चले जा रहा है। और एक किरण कैसे लेके चलेंगे? सेंटर के दिशा से। सेंटर, आइए यहाँ पर सेंटर के दिशा से ले लेते हैं। तो जब भी कोई किरण सेंटर के दिशा से जाता था तो क्या करते थे हम लोग? वहां पर यही नियम है कि कोई किरण सेंटर के दिशा में जाएगा यानी केंद्र की दिशा में, तो वापस अपने ही मार्ग पर परावर्तन के बाद लौट आता है। आप चित्रों में दिखा लेंगे ऐसे। और जहां पर ये एक दूसरे को क्या हुआ? काटा, वहीं वस्तु का इमेज प्राप्त हो गया, मतलब प्रतिबिंब कहें तो ऐसे। ये है प्रतिबिंब हमारा। और आप प्रतिबिंब को देखना चाहेंगे तो वस्तु की अपेक्षा क्या बना है? उल्टा और छोटा भी बना है, तो प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए ए डैश और बी डैश। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें हमको करना क्या है कि वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई हमें पता नहीं है तो क्या मान ले? h। अपने से हमको समझने के लिए वस्तु की ऊंचाई h मान लिया जाए और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश। अब इस फिगर में h डैश को रखना, चलिए ना रख देते हैं, छोटा से समझ लीजिए ऐसे h डैश। अब भाई देखिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा हम नहीं समझ रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो यहाँ तक तो कुछ खास हम किए नहीं, यहाँ तक तो कहीं ना कहीं बस h और h डैश रखे ही ना। अब इसमें एक चीज केवल हम बदलाव करने वाले हैं, क्या कि हम लोग आप लोगों को एक बार बताए थे पिछला लेक्चर में कि किसी भी दर्पण में इमेज प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 गो किरण दिया था। कौन कौन? तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक, एक केंद्र की दिशा में और एक फोकस की दिशा में, ऐसा था। लेकिन हमको आगे स्तर पर सोचे, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड पे सोचे, तो एक किरण ध्रुव के दिशा में भी जाती है। एक किरण कैसे आती है? ध्रुव के दिशा में। मतलब क्या? थोड़ा सा इधर साइड में समझ लीजिए, ये कोई दर्पण है और इसका मुख्य अक्ष है, ये दर्पण मान लीजिए मेरा वही है, अवतल है, थोड़ा सा रफ के लिए समझ लीजिए, और ये ध्रुव है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई किरण ध्रुव के दिशा में जाए, सपोज ये ध्रुव के दिशा में जा रही है, तो इसमें खासियत क्या होता है? ध्रुव के दिशा में जब जाता है तो इस मुख्य अक्ष के साथ आई कोण बनाता है। कौन कोण बनाता है? आई कोण। और उसके बाद ये क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। जब परावर्तन होता है तो आर कोण पर हम, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ये जो मुख्य अक्ष होता है ना, अपने आप में ये अभिलंब का काम कर लेता है। किसका काम कर लेता है? अभिलंब का। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो इनके बना, मतलब इनके बीच जो कोण बना ये हमारा आपतन कोण हो गया। ये किरण समझ लीजिए परावर्तित किरण और ये है मेरा अभिलंब, तो इनके बीच बना कोण परावर्तन कोण। ये कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ पढ़े थे? एक समतल दर्पण पर पढ़े थे, ऐसे जरा याद पारिए आप लोग भाई। समतल दर्पण में किरणें आ रही थी और फिर परावर्तित होके जा रही थी, तो इनके बीच एक काल्पनिक रूप में क्या मान लिए थे? आवर्धन। और इधर के कोणों को आई बोले और इधर के कोणों को आर बोले थे या नहीं? देखिए ये थोड़ा सा बेसिक में हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे की जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो पीछे से जरूर कुछ सपोर्ट लेती हैं। कहा जाता है कि हर इंसान को जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है तो उसको क्या होता है कि पिछले सीढ़ी की सपोर्ट लेना पड़ता है। आप कभी अपना से अनुमान करेंगे, जब सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो जैसे ही आप अगला सीढ़ी के ऊपर पैर रखेंगे तो पिछला सीढ़ी पर आपका पूरा भार आ जाता है, क्या? बिल्कुल। तो वैसे ही पढ़ाइयों में है हमारा कि जैसे ही हम आगे की पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं बैकअप में जाना पड़ता है थोड़ा बहुत मदद के लिए, ताकि हेल्प करें। तो यहाँ तक तो हमने समझा कि सर अगर ध्रुव के दिशा में आएगा किरणें आपतन कोण आई बनाकर, तो फिर ध्रुव के दिशा से क्या हो जाएगा? आर कोण बनाते हुए
निकल जाएगा। तो यही कार्य हम इस फिगर में करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये न्यू परिवर्तन है ना, तो आइए इसको करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हमारा ध्रुव और ये वस्तु, ताकि वस्तु के नोक को छू सके, वस्तु को नोक को छू सके, तो ध्रुव की दिशा भी है और आराम से यहां से मस्त ध्रुव की दिशा में गया। अब थोड़ा फिगर में संकीर्ण होगा, संकीर्ण का मतलब थोड़ा गिजमिज होगा, लेकिन आप समझिए। ध्रुव की दिशा में गया तो ये मुख्य अक्ष के साथ क्या बनाया, आई कोण बनाया। कौन कोण, आई कोण। ठीक, अब ये आर कोण बनाते हुए निकलेगा, तो हमको करना क्या है कि ऐसे आर कोण बनाना है कि ये प्रतिबिंब के साथ इसका काम चले। ऐसे मतलब हमको पता ही है कि भाई आर कोण बनाएगा, तो किधर लेके चलेंगे, इधर ले लेते हैं। ये प्रतिबिंब वाला के साथ काटते हुए इस तरह से प्रतिबिंब वाला के, और यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा बन गया आर कोण। देखिए, जब आई कोण बनाते हुए आया और परावर्तित हुआ, ध्रुव के दिशा में था, अब भाई दर्पण परावर्तित करेगा, तो ये किरणें कहाँ चली गई, ये प्रतिबिंब के साथ काटते हुए चली गई। तो इस तरह से अगर हम केंद्र के दिशा में भी अगर नहीं लिए रहते किरण, तो ध्रुव के दिशा से भी काट कर हम इमेज बना सकते थे, बिल्कुल। तो सर फिर इसको क्यों लिया गया, ध्रुव के दिशा में क्यों लिया गया? तो हम यूं ही कहेंगे कि हमको सूत्र को सिद्ध करना है और कुछ यहाँ अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए हमको ये जरूरत पड़ा, ताकि हमारा आवर्धन को सिद्ध करना है और आवर्धन के फॉर्मूला को सिद्ध करना है, तो उसमें इस तरह के चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और आवश्यकता हमारा है यही आविष्कार करा देता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो भाई कोई साइंटिस्ट फार्मूला जब बना रहे होंगे तो उनको इस तरह की आवश्यकताएं पड़ी, तो उन्होंने इस तरह की चीज़ों को अपना आविष्कार किया। क्या दिक्कत? तो ये हमारा फिगर रहा। अब इस फिगर के बारे में हम कुछ माना मानी करना चाहेंगे। आप अपना हेडिंग डाल लेंगे, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करना। आप अपना हेडिंग डाल लेंगे कॉपी पर, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करना। ये आपका हेडिंग हो गया। उसके बाद आप फिगर का निर्माण कर लेंगे, फिगर आप बना लेंगे नीचे अपने नोट्स पर, और फिर फिगर के नीचे आप इसको देखकर कुछ लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं अगर लिखना होगा इस चित्र के बारे में, तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है, जिसके मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब केंद्र और मुख्य फोकस के बीच A डैश और B डैश प्राप्त होता है। शॉर्ट में लिखेंगे, जब ध्रुव के दिशा में, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ना भाई, जब ध्रुव के दिशा में आपतित किरण आई कोण बनाते हुए, फिर से एक बार सुन लीजिए, जब ध्रुव के दिशा में आपतित किरण आई कोण बनाते हुए आती है, तो वह परावर्तन कोण, कौन कोण, परावर्तन कोण आर बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। क्या भारी लगा क्या जी? तो आप इस बातों को अपने एंगल से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर आप जो बोले हैं ना वही लिखेंगे, नहीं, आपके अपने सुविधानुसार इस चित्र को देखकर आपको लगता है कि नहीं और बेटर लिखेंगे, तो आप और भी बेटर लिख सकते हैं। ये मेरा अपना विचार था, क्योंकि जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पर थोड़ा अपना विचार की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति बोला है आपके माइंड में जो विचारे गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अपना परिवर्तन करना है। हम देखते हैं कि एग्जाम के जो हमारा कॉपी मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस पर लिखा रहता है कि विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने ही शब्दों में दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसे ही कार्य करना है। तो आप कुछ बातों को फिगर के रूप में मानामानी कर लिए,
अब हम परमाण की तरफ चलते हैं। परमाण का मतलब अब सिद्ध किया जाए, तो स्टार्ट किया जाए। परमाण के लिए आप लोग वीडियो को रोक कर स्किप करके फिगर को बना लेंगे ताकि अच्छा रहेगा। फिर कहेंगे सर आप रुके नहीं, आप तो बताते जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है भाई, ये तो आपके हाथ में है। वीडियो को आप स्किप कर रहे हैं, स्किप कर मतलब तो छोड़ देना होता है, तो स्किप नहीं, उसको स्टॉप कर लीजिए और आराम से फिगर बना लीजिए, माना मानी कर लीजिए और तब परमाण की तरफ आइए ना। तो आइए परमाण की तरफ बात करते हैं। चलिए सिद्ध किया जाए। कितना फॉर्मूला सिद्ध करना है आप माना मानी में ये बात लिख लेंगे लास्ट में कि तो हमें सिद्ध करना है कितना, m बराबर माइनस भी बाई यू सिद्ध करना है ना। आप उस माना मानी में नोट कर लेंगे। तो परमाण में हमको दो चित्र को देखकर चलना है। कौन कौन चित्र की बात करेंगे, तो एक हमारा है ए बी पी। अच्छा कैसे बोले हैं, सॉरी ऐसे बोलते हैं ए पी बी, अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे तो एक त्रिभुज इसमें दिख रहा है। कौन सा, तो यहां से लेके यहां तक और उसके बाद एक ये और एक ये फिगर। आप देखिए त्रिभुज का नाम कितना है, ए पी बी। हम परमाण में लेके चलते हैं सिद्ध करने के लिए ऐसे। तो इस तरह से हमारा परमाण हो गया। परमाण का मतलब प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन त्रिभुज लेके चले, पहले त्रिभुज ए पी बी और बोलिए, अब ध्यान दीजिए किस में चलेंगे। तो अब जो हम लोग चलने वाले हैं वो त्रिभुज यहां है, ए डैश पी बी डैश। बात को समझिए, यहां से ये फिगर है, ऐसे ऐसे और ये इस तरह से। अब फिगर थोड़ा सा गिजमिज हो चुका है भाई, लेकिन बातों को समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो चित्र में आप ढूंढिए कहाँ है ए पी बी, तो यहाँ है ए पी बी बड़ा वाला, और क्या ए डैश पी बी डैश में किसमें चल दिए हम लोग। तो एक तो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, ए डैश पी बी डैश। कहाँ है, ए डैश पी बी डैश। ओके, इतना में हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा आगे लिखना है तो इसको मिटा दें, आप समझिएगा, इस सबको भी मिटा दिया जाए। तो इतना में अब हम बात करने वाले हैं कि भाई इतना में करना क्या है। तो वही पुरानी कहानी जो दर्पण में हम लोग क्या करते थे, समरूप करते थे। तो क्या आप लोगों को बात याद है कैसे समरूप करते थे। तो वही कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो उसका तीसरा कोण भी बराबर हो सकता है, या कोण बराबर कर दे, भुजा बराबर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कोण ए से कर सकते हैं या एस ए से कर सकते हैं, मतलब कई गो हमारे पास नियम है क्या। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि किसको किसको बराबर किया जाए। तो आप अपना इस फिगर में ध्यान लगाएंगे तो जो बी है क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल। इस त्रिभुज में भी बी डैश के पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बी डैश के पास देखिए जरा, सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि कोण B बराबर कोण B डैश 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण से। बोलिए क्या ऐसा करना उचित होगा, समकोण से कहिए, कुछ कहिए भाई। कोण B बराबर कोण B डैश बराबर 90 डिग्री, कैसे, समकोण से। तो ये तो आपको लग रहा है कि हाँ सर सही है। पुनः अब हम चलते हैं अगला कार्य की तरफ। अच्छा ये बताइए कि बड़ा वाला में भी P है और छोटा वाला में भी P है, और इस P पर दो कोण बन रहे हैं, एक I कोण और एक R कोण। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। तो जब हम देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट के पास
दो को कोण बन रहा है, मतलब बिंदु P पर ही ये कोण I और कोण R बन रहे हैं। तो क्यों ना हम परावर्तन के नियम से इन दोनों को बराबर कर लें, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये तो हम लोग पढ़ाएंगे पीछे अपने क्लासों में। तो देखिए भाई I जो है इसका नाम किस त्रिभुज के लिए है, तो आप देखेंगे APB इस त्रिभुज में कोण है। आप ऐसे लिख सकते हैं कोण, बोलिए तो इस P को बीच में कर दीजिएगा, तो APB ऐसे लिख सकते हैं, कोण APB बराबर। अब देखिए भाई I और R को बराबर करने जा रहे हैं, और I भी P पर है और R भी P पर, तो P को हमको बीच में करना पड़ेगा। तो यहां से बोलिए A डैश P B डैश, कैसे, कोण A डैश P B डैश, कैसे ये दोनों बराबर हो गए, तो प्रवर्तन के नियम से। हमें क्या लिखना होगा, प्रवर्तन के नियम से। आप लिख लेंगे बातों को। अब थोड़ा सा नीचे हो सकता है कि दिखे या ना दिखे, लेकिन आवाजें तो सुनाई दे रही है, हमको लग रहा है कि दिखेगा ही। तो इस तरह से हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया कि इनके दो को कोण बराबर किए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा तीसरा कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कौन कोण तीसरा भाई, तो A और A डैश। कहा जाता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हुए तो शेष बचे कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और जब तीनों कोण बराबर हुआ तो एंगल 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 से हम क्या करेंगे, समरूप मान लेंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेंगे। तो चलिए अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि इसलिए त्रिभुज कौन कौन जी, त्रिभुज बोलिए APB समरूप, समरूप का चिन्ह दे देते हैं, त्रिभुज A डैश P B डैश, इसलिए त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज A डैश P B डैश। यहां तक क्लियर। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में बराबर रहता है, यानी इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात आपस में समानुपात में होता है। तो आइए अब हम काम शुरू करते हैं। तो यहां पर हम इस त्रिभुज के भुजा लेंगे और फिर इस त्रिभुज के, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि आवर्धन की परिभाषा कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, तो उस डिफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम पहले प्रतिबिंब के जो है ना उसका हम अनुपात लें, प्रतिबिंब वाला त्रिभुज लेते हैं। तो प्रतिबिंब वाला त्रिभुज कौन है मेरा, A डैश P B डैश। इस त्रिभुज में हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो A डैश B डैश और बटा में इसकी भुजा कितना है, AB है, ठीक मस्त। अगर हम चाहते तो ऐसे कर देते हैं AB बटा में A डैश B डैश कह सकते थे, लेकिन हमारा डिफिनेशन क्या कहता था कि इसको पहले मत रखिए, इसकी भुजा को मत लीजिए, पहले इसकी भुजा को ले लीजिए और तब जाके इसकी भुजा को बटा में कर लीजिए। इससे तो कोई तकलीफ है नहीं हमको और हमारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद आप बराबर में फिर इसी त्रिभुज के ले लीजिए, तो कितना, इसकी एक भुजा ये वाला ले लीजिए। अब कोण वाला भुजा से हमको मतलब है नहीं, मतलब A डैश P से कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या ले लीजिए, B डैश P, B डैश P। और इसके लिए बताइए कितना होगा, तो इसके लिए तो भाई यहां से लेके यहां तक है ना, BP, BP मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, अजीब लग रहा है ना BP, तो यहां से लेके यहां तक है BP, तो आप यहां लिख सकते हैं BP। यहां तक तो क्लियर। और आप इस इमेज में
आप चाहेंगे तो दर्शा लेंगे क्या, यहां से लेके यहां तक के हम जानते हैं कि भाई ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। अरे भाई ए डैश बी डैश ध्रुव से मापेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, ये तो हम जानते ही हैं। और एक ए बी जो है पी से मापेंगे तो ये क्या है, वस्तु की दूरी है, कहीं ना कहीं यू रख लेते हैं। अब चित्र में दर्शाए नहीं थे पीछे, आप लोग दर्शा लेंगे जगह है तो, नहीं तो अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। बट भाई किसी को हम बना के दिखाएंगे तो इस बात को रखना अच्छा लगेगा। तो आइए इन पदों का प्रयोग करें, इनके जो पद रखे जाए इसमें। तो ए डैश बी डैश ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो एच डैश है, बिल्कुल राइट है। और ए बी कहीं ना कहीं वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई तो ओनली फॉर एच है, मस्त। बराबर में बी डैश पी कहाँ है भाई, बी डैश पी, और ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंब की दूरी है, कहीं ना कहीं किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना है, भी है, बटा में बीपी, बीपी, तो बीपी जो है ये हमारा वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को हम क्या कर लेंगे, यू कर लेंगे। ये तो हमारा बिना चिन्ह परिपाटी के प्रयोग किया हुआ था, लेकिन जब हम यहाँ पर रखेंगे मान तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, या भाई अच्छा लगने का लगे, समझने के लिए भी कहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में दो लाइन कर रहे हैं, कुछ है मतलब लिख लीजिएगा, कैसे लिखिएगा बोल रहे हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान को रखने पर, जब इतना आप लिख लीजिएगा तो लिख लीजिएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान को रखने पर या पदों को रखने पर, इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए अगर आपको टेंशन है तो भैया टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, क्या मस्त। तो हम लोग टेंशन काहे ले लेंगे, टेंशन दें, ऐसा काम करें लोगों को कि इतना मेहनत कर दें, इतना जबरदस्त रिजल्ट ला दें कि दो चार लोग खाए बिना 2-4 दिन जो है। देखिए क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है ना, हम लोग का दोस्तों का रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपने से ज़्यादा टेंशन बगल वाले के रहता है कि भाई उसका कितना आया, कम आया कि बेसी आया। अगर कहीं हमसे 2 नंबर ज़्यादा आ गया तो भैया मन उदास हो जाता कि ओहो हमारा ज़्यादा आना चाहिए। और कहीं आपका मान लीजिए ज़्यादा आ गया तो बगल वाला क्या करेगा कि उसका उतना आ गया, हम पढ़ने में तेज थे, वो कमज़ोर था, ऐसे वैसे बहुत सारा कुछ ऐसा विद्यार्थी होता है कि किसी के नंबर ज़्यादा आने के वजह से 1-2 दिन तो वो खाना नहीं खाता है खाना खाता है लेकिन उतना मन से नहीं खाता, ऐसा उपवास नहीं रहता है, लेकिन बड़ी उदास चेहरा लेकर रहता है। तो ऐसा बात नहीं है भाई, आपके मेहनत के अनुसार ही तो मिल रहा है। अब हो सकता है कि आप अपने मेहनत में कहीं गड़बड़ कर दिए और इंजाम दूसरे पर लगा रहे हैं कि वो ऐसे हुआ। कबीर जी ने एक दोहा कहा कि करता था तो क्यों रहा, क्यों करी अब पछताए, बोए पेड़ बबूल का अमुआ कहाँ से पाए। मतलब कि हम जो आज काम कर रहे हैं, आज जब जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन हम लगते हैं कि पछताने। तो भैया जिस दिन हम काम कर रहे थे उस दिन हम अपने आप को एक पेड़ बो रहे थे, और पेड़ हमारा भैया उस दिन मिला फल। तो अगर पेड़ बोए हैं कांट का तो कांटे का मिलेगा, आम कहाँ से मिलेगा, अमुआ कहाँ से मिलेगा, समझ गए। तो छोड़िए वो सब, इतना ज्ञान की बातें, भाई ज्ञान की बातें बड़ी तकलीफ देती है नहीं। तो देखिए अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम मान रखते हैं, चिन्हों को देखा जाए तो चिन्ह में क्या होता है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के नीचे बना है, ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के कहाँ बना है, नीचे। तो जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो ऋणात्मक चिन्ह रखा जाता है। कौन चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह। ओके, अब पर ये वस्तु ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो निहित रहता है चीज है वो क्या रहता है, प्लस में। एक बात ख्याल रखिएगा आप लोग कि अगर वस्तु का इमेज मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वो ऋणात्मक में होता है,
अगर वही इमेज ऊपर बनता है, जैसे कि उत्तल में बनता है कि नहीं बनता है इमेज, तो सीधा ऊपर बनता है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जब बना तो वो प्लस में रखा जाता है। तो यहां तक तो आपको हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा। अब आ जाइए यहाँ भी, तो प्रतिबिंब दूरी ये दर्पण में अवतल है भाई, अवतल है, और अवतल में भी का मान और यू का मान दोनों माइनस होता है। ये सर कैसे होता है तो आप पीछे के लेक्चरों में जानिए, चिन्ह परिपाटी के लिए खासकर जरूरी है कि जानिए। इसके लिए अब मत कहिए कि सर कैसे होता है, तो माइनस और यू भी क्या माइनस, क्योंकि वस्तु दूरी भी हमेशा माइनस में रहेगी। तो माइनस माइनस कट के क्या बन गए प्लस, यहां तक क्लियर। तो अब हमको ये देखना क्या है कि ये जो माइनस का चिन्ह है कहीं ना कहीं इस पर चला जाएगा, चिन्ह को उधर रख देते हैं, यहां लिख दें। तो जब चिन्ह को उधर रख देंगे तो हो जाएगा एच डैश बटा में एच बराबर माइनस भी बटा यू, ये माइनस दोनों के लिए है ना, तो इसीलिए बीच में इस माइनस को रख देंगे। और एच डैश बटे एच ई का कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहीं ना कहीं इसका संकेत को हमको पता है क्या है, एम है, और एम बराबर क्या आ गया माइनस भी बाई यू, और इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। वाह सर वाह, आप यही कहना चाहेंगे। तो भाई मेहनत हम किए तो खुश मत होइए, जब आप खुद से कर लेंगे तब खुश होंगे और हम भी आपके खुशी में शामिल होंगे। तो आप कहेंगे सर आप किए तो हम भी तो खुशी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत शामिल होना जरूरी है, लेकिन कोशिश करिए कि हम खुद से कर लें। जब आप खुद से कर लेंगे तो मेरा यही इच्छा है कि आप अपने से सीख जाए, करने आ जाए। मेरा और क्या उम्मीद रख सकते हैं आपसे, आपसे मेरा यही उम्मीद है कि आप मेहनत करें, अच्छा जीवन में सफलताएं पाएं, यही मेरा आपका मेन मतलब मकसद कह सकते हैं मेरा है। और रहा बात मेहनत करना, ये तो अपना अपना कर्म है। तो इस तरह से हम लोग आज आवर्धन सूत्र को सिद्ध किए। अगर आपको कहीं भी डाउट्स है तो आप भाई कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर हमको डाउट है, शक है, डाउट मतलब शक हम कह सकते हैं, तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। क्या बातें समझ में आई? तो आप सभी इसको अच्छे ढंग से उतार लेंगे। और अब आते हैं मेन मुद्दा की बात पर, और मुद्दा तो यही है कि आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गए हैं और अब हम न्यू चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं। यूँ समझिए तो ये हमारा KGF चैप्टर 1 था, प्रकाश का प्रवर्तन, और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन शुरू किया जाएगा। तो भाई थोड़ा बहुत आप मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करेंगे, तभी ना तालियां दोनों हाथ से बजेंगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।